नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2018 बैच के समय पूछा गया था, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया। तो ये अनुच्छेद 21(1) यानी 21 क के अनुसार बनाया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। तो ये 1854 में आया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी। तो ये 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सातवां प्रश्न पूछा गया था, निष्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये लॉर्ड मैकाले थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आठवां प्रश्न पूछा गया था, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात की जाए तो जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि कम से कम 1 शिक्षक 2 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें 1 महिला शिक्षक होनी चाहिए, और इसके अलावा ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, चौक की व्यवस्था और जितने भी सुविधाएं होती हैं उससे संबंधित ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। ठीक है। नवोदय विद्यालय दूर दराज के इलाकों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए व्यवस्था शुरू की गई थी, और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद भी शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित था। यानी कहीं ना कहीं ये तीनों शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी थे। इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न पूछा गया था, हार्स की समस्या से क्या आशय है। तो बीच में ही कक्षा को छोड़ करके, यानी बीच में ही विद्यालय को छोड़ करके चले जाना ही हार्स की समस्या कहलाती है। आपने अवरोधन पढ़ा होगा, वह इसी से संबंधित था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की, बीईपी क्या है। तो बीईपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, और इसी को हिंदी में कहा जाता है बेसिक शिक्षा परियोजना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 11वां प्रश्न पूछा गया था, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, यानी मिड डे मील का क्या उद्देश्य था। तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, क्योंकि बच्चे जब पहले मिड डे मील की योजना नहीं चलती थी तो बच्चे खाना खाने के लिए घर पर जाते थे और उसके बाद से विद्यालय आते ही नहीं थे। तो बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोकने के लिए भी मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। इसके अलावा जो गरीब तबके के बच्चे थे वो अपने बच्चों का नाम नहीं लिखाते थे, लेकिन जब मिड डे मील योजना शुरू की गई तो इसी लालच में कि कम से कम एक वक्त का फ्री में खाना बच्चों को मिलेगा, इस वजह से अभ्यर्थियों के नामांकन विद्यालय में बढ़ने लगे। जो गरीब तबके के परिवार थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। इसके अलावा स्कूल आने के लिए प्रेरित करना भी कहीं ना कहीं मिड डे मील का उद्देश्य था। तो इस प्रकार से तीनों इसके उद्देश्य हो गए। इस वजह से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है। तो ये 23 खंडों में बांटा गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया गया। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। पूछा गया था, NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है। तो ये कक्षा 1 से 8 तक के लड़कियों के अध्ययन से संबंधित था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुविकल्पीय के अंतिम प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न पूछा गया था, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। तो इसके अंतर्गत UNDP, UNSPA और यूनिसेफ तीनों ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी। उत्तर हो जाएगा 18%।
अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया। तो लॉर्ड मैकाले ने जो पहले भारत में धार्मिक आधारित शिक्षा थी इसका पूरी तरीके से विरोध किया था। साथ ही उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य ये बताया था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक और राष्ट्र की उन्नति हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न पूछा गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि सभी विद्यालयों में श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड और चाक की व्यवस्था करना, प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा आप लिख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, और चौथा प्राथमिक शिक्षा में परिमाणात्मक सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। पूछा गया था कि पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है। पोषाहार वितरण योजना के अंतर्गत अगर प्राथमिक की बात की जाए तो 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, और उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 20 की। एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया। एनसीएफ 2005 का अस्तित्व यशपाल समिति जो कि 1992-93 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के। उसी के अंतर्गत एनसीएफ 2005 को अस्तित्व में लाया गया था। 21वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय ये होता है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना लिंग के, बिना आर्थिक स्थिति के भेदभाव के सभी व्यक्तियों तक, सभी छात्रों तक शिक्षा को सर्वसुलभ कराना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहा जाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 22 की। बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 20 नवंबर 1989 को किया गया था। 23वां प्रश्न पूछा गया था, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। पी मोस्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, और इसका हिंदी में रूपांतरण है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। 24वां प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो जब बालक की आयु 3 से 6 वर्ष तक की होती है तब उसको प्राइमरी से पहले प्री प्राइमरी के लिए तैयार किया जाता है, तब ताकि बालक जब कक्षा 1 में प्रवेश ले प्राथमिक विद्यालय में तो वो जरूरी चीज़ें जैसे कि क्लास में बैठना और पढ़ाई के लिए वो तैयार हो सके। इसी को विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम कहते हैं, जो कि आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाती है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 25 की। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य एक पढ़ाएं एक है। उत्तर हो जाएगा एक पढ़ाए एक। 26वां प्रश्न पूछा गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जुलाई 2004 में सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना बनाना प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं और जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाली जाति समुदायों की बालिकाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय का स्थापना किया गया था। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है। इसके लिए दोनों इस योजना पर 50-50% व्यय करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का पूरा उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 27 की। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य लिखिए। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य के बारे में आप लिख सकते हैं। पहला, शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रशासन की निगरानी करना। बेहतर शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करना। चौथा आप लिख सकते हैं, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना। और पांचवा लिख सकते हैं, स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता, प्रचार और समन्वय स्थापित करना। तो ये कुछ प्रमुख कार्य आप लिख सकते हैं। 28वां प्रश्न पूछा गया था, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संशोधित वर्जन 1992 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर ही डीपीईपी प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया था। 29वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण हैं। राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षक के दृष्टिकोण के बारे में आप लिख सकते हैं कि एनसीएफ 2005 शिक्षकों को एक मार्गदर्शक के रूप में सुझाव देता है। पहले जो शिक्षक को एक तरीके से
मुख्य बिंदु के तौर पर माना जाता था और शिक्षार्थी को गौड़ बिंदु के तौर पर देखा जाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बाद से जो राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 जारी किया गया, उसमें यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और शिक्षकों को सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में ही कार्य करना चाहिए। 30वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के लिए मुख्य कठिनाई क्या है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आरटी एक्ट 2009 के तहत केंद्र सरकार ने देश के सभी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। लेकिन ऐसे परिवार जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता है, वो अपने 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते ताकि वह उनके कार्यों में उनकी मदद करे। तो ये एक प्रमुख बाधा होती है। सभी को शिक्षा मुहैया कराने के बीच में एक महत्वपूर्ण रोड़ा होता है। इसके अलावा जो विद्यालय में अलग अलग तबके के बच्चे आते हैं, उनके जो धार्मिक और वो जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार कई बार देखा गया है कि बच्चों से भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ये सभी चीज़ें भी जो बच्चों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में प्रमुख बाधा के तौर पर उभर करके सामने आ रही है। इसके अलावा शिक्षा के सार्वभौमिकरण को लेकर के सरकार के द्वारा अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कई बार विद्यालय, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय दूर होने की वजह से भी जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख कठिनाइयों के बारे में आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय हैं, जिसमें कुल 38 खंड हैं। इसकी अगर उद्देश्य की बात की जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, इसका सार्वभौमिकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। देश में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना, बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार करना, देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। 32वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दिया गया। उसे उनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया। 1813 के आज्ञा पत्र के धारा 43 में विवाद के मुख्य 3 कारण थे। पहला, 1 लाख की धनराशि का व्यय किस प्रकार हो। दूसरा, भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए और साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए। शिक्षा जगत में इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 33 की, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उत्तम शिक्षा की प्राप्ति हुई इससे, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ें थी जैसे कि श्यामपट्ट, चौक, डस्टर और शिक्षकों की कमी, इन सब में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था। दूसरा आप लिख सकते हैं शैक्षिक वातावरण का निर्माण हुआ, क्योंकि जिन बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सभी बुनियादी चीज़ों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। अपव्यय एवं अवरोधन की क्षमता का समाधान किया गया, क्योंकि बच्चे जो विद्यालय छोड़कर चले जाते थे बीच में ही अच्छी सुविधाएं ना होने की वजह से, तो वो सभी अब अपव्यय और अवरोधन की समस्या धीरे धीरे समाप्त होने लगी और धीरे धीरे शिक्षा का सार्वभौमिकरण होने लगा। तो ये इस प्रकार से महत्व आप लिख सकते हैं। 34वां प्रश्न पूछा गया था, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे, स्पष्ट कीजिए। लॉर्ड मैकाले के शिक्षा के दोष के बारे में आप लिख सकते हैं कि इनके द्वारा जो आज्ञा पत्र 1813 के धारा 43 की व्याख्या की गई वो पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण थी। दूसरा आप लिख सकते हैं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाना निराधार था, क्योंकि यहाँ पर जो गांव देहात के लोग थे वो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। तीसरा आप दोष लिख सकते हैं भारतीय साहित्य का अपमान करना। चौथा दोष लिख सकते हैं भारत में एक नए वर्ग का निर्माण करना। मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का समर्थक हो। अगला आप दोष लिख सकते हैं कि भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करना। छठा दोष लिख सकते हैं उच्च शिक्षा को देने में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना। ये कुछ महत्वपूर्ण दोष थे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था की। 35वां प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के प्रमुख उद्देश्य एवं घटक बताइए। तो SOPT के प्रमुख उद्देश्य के बारे में आप लिख सकते हैं शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारों से परिचित कराना। दूसरा आप लिख सकते हैं शिक्षकों को शिक्षण सामग्री
को प्रतिबिंबित करने के लिए सक्षम करना। तीसरा आप लिख सकते हैं सतत एवं व्यावसायिक विकास के लिए सुझाव देना। चौथा, प्रदर्शन एवं शिक्षा प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के अवसर उपलब्ध कराना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं उभरती शिक्षण पद्धतियों और प्राथमिक शिक्षकों के बीच समायोजन विकसित करना प्रमुख उद्देश्य होता है SOPT का। 36वां प्रश्न पूछा गया था बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि विद्यालय सुलभ कराना। इस योजना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय और वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खोलना सुनिश्चित किया गया। नामांकन के बारे में आप लिख सकते हैं कि 6 से 11 वर्ष के सभी बालक और बालिकाओं को का वर्ष 2006 तक विद्यालयों में नामांकन करना बेसिक शिक्षा परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। उपलब्धि प्राप्त करना, विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम एवं अधिकतम स्तर की दक्षताएं वर्ष 2000 तक विकसित करना। सतत शिक्षा के बारे में आप लिख सकते हैं कि सतत शिक्षा की सुविधा लगभग 5000 की ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में प्रदान करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य आप लिख सकते हैं। 37वां प्रश्न पूछा गया था स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। स्कूल चलो अभियान के बारे में आप लिख सकते हैं कि जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक अर्थात 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद कई बच्चे अभी तक स्कूल से बाहर रह गए थे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006 तक स्कूल चलो अभियान चलाने का निश्चय किया था। 38वां प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए। भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत बालकों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम रणनीति बनाई गई। जैसे कि बालक यदि 14 वर्ष से कम आयु का है तो उसे जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य द्वारा प्रत्येक विद्यालय या अक्षम बालकों को विशेष उपचार, शिक्षा, संरक्षण का अधिकार प्रदान करना चाहिए। विद्यालय का अनुशासन बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। बालक जब तक जीवन यापन में सक्षम ना हो जाए उन्हें उनके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता है। बालक के जन्म से पहले तथा जन्म के बाद विकास की पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना राज्य की प्रमुख दायित्व में से होगा। बालकों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्य द्वारा पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में टिप्पणी थी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 39 की। वुड घोषणा पत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। विशेषता के बारे में आप लिख सकते हैं कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। दूसरा, उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा, जन शिक्षा विभाग की स्थापना के संदर्भ में उन्होंने सिफारिश की। गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता के संदर्भ में भी उनके द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। शिक्षा का उचित संगठन किया गया। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसके संदर्भ में सुझाव दिया गया। स्त्री शिक्षा पर भी उचित व्यवस्था पर उनके द्वारा बल दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आप लिख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अब तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था शिक्षा बिना बोझ के। इस संदर्भ में यशपाल समिति ने अपने सुझाव में क्या क्या कहा है। यशपाल समिति ने जो सुझाव दिए हैं उसमें से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि शिक्षा का प्रारंभ कम उम्र में कर दिया जाता है, ये एक प्रमुख समस्या है। दूसरा, इनके द्वारा बताया गया कि शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य पाठ्यचर्या को पूरा करना और शिक्षक इसी में लगे रहते हैं। तीसरा, इनके द्वारा ये समस्या बताई गई कि प्राइवेट स्कूलों में प्राथमिक स्तर से बस्ते के बोझ औसतन 4 किलो के लगभग होता है। और समस्या के कारण के बारे में उनके द्वारा बताया गया कि परीक्षाओं का आधार अंक प्राप्ति हो गया है। बच्चे केवल अंक पाने के लिए होड़ मची रहती है बच्चों में, कोई सीखना नहीं चाहता। दूसरा, उनके द्वारा ये बताया गया कि शिक्षकों के उत्तरदायित्व एवं व्यवहार में कमी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण उनके द्वारा सुझाव दिए गए हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का सामान्य ज्ञान सम्मिलित किया जाना चाहिए। और उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि दूरदर्शन पर छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के लिए शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। बीएड पाठ्यक्रम में नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण हेतु विशेष योग्यता प्राप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। अगला, उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने हेतु निर्धारित मापदंड का पालन करना चाहिए। अगला सुझाव उनके द्वारा दिया गया स्कूली शिक्षकों की भागीदारी पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आप लिख सकते हैं। दोस्तों,
भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास प्रश्न पत्र का पूरा सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र जो कि पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं उन सबका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।